टीना पहली बार इस हवेली में आई थी। यहाँ पर सिर्फ अपने पापा को जानती थी और ये भी उसकी माँ ने बताया था। उसको जो कमरा दिखाया गया था वह गलती से जतिन के कमरे में घुस आई थी और आते ही वो फ्रेश होना चाहती थी। बाथरूम में जाते ही अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने लगी थी और उसे नहीं मालूम था ये कमरा किसका है। जो कमरा उसे बताया गया था वह उस कमरे के बिल्कुल सामने था, लेकिन गलती से वह जतिन के कमरे में आ गई थी और आते ही अपने कपड़े उतारकर बाथरूम में फ्रेश होकर बाहर आई थी। एक तौलिया उसने अपने बालों में लपेटा हुआ था, दूसरा अपने जिस्म पर लपेटा हुआ था। आधी गोरी टांगें नीचे दिखाई दे रही थी और आधा गोरा जिस्म ऊपर दिखाई दे रहा था और वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था। सामने जतिन को देखते हुए भड़क उठी थी। ये किस तरह की बदतमीजी है? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और कौन हो? उसने कहा, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये कमरा मेरा है, मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? टीना पूरे गुस्से में आती उस वर्दी पहने जतिन को उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। गुस्से में इतनी पागल थी कि उसका नीचे के हिस्से में पहना तौलिया हाथ ऊपर करने की वजह से नीचे सरक गया था। जतिन तो जैसे उसे देखकर पागल हुआ था, लेकिन टीना को अपने गुस्से के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। जतिन ने थूक निकलते कहा, तुम्हारा तौलिया तो नीचे गिर चुका है और तुम्हारे दोनों ब्यूटी बॉल मेरे वर्दी से टच हो रहे हैं और मैं अपने वर्दी का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए अपने आप को पीछे करो, मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। टीना ने जैसे ही अपनी तरफ देखा वह शर्मा कर जैसे पागल हुई थी। अपने तौलिया को उठाते वापस बाथरूम में जा चुकी थी। जतिन तो जैसे सोचने समझने की हालत भी खो चुका था। उसने तुरंत टेबल पर पड़ा पानी अपने फेस पर मारा था। वह अपनी वर्दी की बहुत इज्जत करता था और अभी वह जिस हालत में था उसे अपनी वर्दी की अपमान लगी थी। अपने आप को नॉर्मल करने के लिए अपना फेस धोया था ताकि वह नॉर्मल हो सके। कुछ देर तक समझ ही नहीं पाया था ये लड़की कौन है और ये मेरे कमरे में क्या कर रही थी, वह भी इस हालत में। और टीना तो जैसे बाथरूम में शर्म से पानी पानी हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये इंस्पेक्टर कौन है और उसने मुझे इस तरह देखा है। वह अपनी माँ को कोसने लगी थी जिसने उसे ज़बरदस्ती यहाँ भेजा था। मुझे नहीं जाना उनके पास, मेरे सब कुछ आप हैं मम्मी, वो रोते हुए माँ से बोली। टीना, तुम्हें जाना होगा, ये तुम्हारी माँ का हुक्म है। तुम्हारे पापा हैं, वो मेरे पापा कैसे हो सकते हैं? मेरे माँ के बिना उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 21 साल बिताए थे। मैं इस दुनिया में हूँ या नहीं ये मेरे पापा को पता नहीं था। वे अनजान थे और आज अचानक आ गए थे मुझ पर हक जताने। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मम्मी, वो बहुत गुस्से में आई थी। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती? रुक्मणी देवी ने उसे खुद से दूर झटका तो वह हैरानी से माँ को देखने लगी। पहली बार उसे यूं माँ ने दूर किया था। ये मेरा हुक्म है, तुम्हें कल ही अपने पापा के साथ जाना होगा। बात खत्म। वो आंखों में आंसू लिए मुंह फेर गई, जबकि टीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी माँ इस तरह जालिम कैसे हो सकती थी? बचपन से लेकर अब तक माँ को देखती आई थी, अब अचानक माँ उसे यहाँ से उसके पापा के पास भेजना चाहती थी। क्यों? वह उलझ रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर भेजना था तो वह खुद भी तो साथ चल सकती थी, पर वह खुद यहीं रुक रही थी अपनी छोटी बहन मीरा के साथ, जिनकी अभी 2 साल पहले ही शादी हुई थी और वह अपने पति के साथ हंसी खुशी रह रही थी कि उनके कारोबार में नुकसान की वजह से वे दोनों उनके साथ आकर रहने लगे और बात वहीं से बिगड़ने लगी। पर इस बात को ऐसे हैंडल किया जाएगा टीना के दिमाग में भी नहीं था। सुबह होते ही उसे वहां से भेजा जाना था। रुक्मणी देवी उसे जी भरकर देखे जा रही थी। आप गलत कर रही हैं दीदी, मत भेजिए आप उसे, वह नहीं रह पाएगी। मीरा अपनी 1 साल की बेटी चंचल को उठाते रुक्मणी से बोली थी, मेरे और मेरी बेटी के बीच की समस्या है, इसमें तुम मत बोलो। उनका सब दुखी भरा था लेकिन अंदाजा काफी गंभीर था। मीरा चुप हो गई। टीना ने उन्हें देखा। जाओ बाहर, गाड़ी आ गई है, रुक्मणी ने गुस्से से कहते मुंह फेर लिया तो वह चुप से बाहर निकल आई। उसका सामान ड्राइवर ने गाड़ी के डिक्की में रखवा दिया। तब वह एक आखिरी नज़र माँ के घर को देखती गाड़ी में बैठ गई। आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे। उसके गाड़ी को निकलते ही रुक्मणी खिड़की के पर्दे हटाकर देखती, फूट फूट कर रोती थी। मुझे माफ़ कर देना टीना, मैं एक अच्छी माँ तो बन गई लेकिन बाप के बिना तुम्हारी सुरक्षा न कर सकी। तुम्हारी सुरक्षा के लिए पिता की छत्र छाया चाहिए। टीना मेरी जान, भगवान तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे। वह रोए जा रही थी लेकिन बेटी के लिए प्रार्थना करना नहीं भूली थी। ठाकुर हाउस ये बंगला बहुत बड़ा था जिसमें रहने वालों की तादाद अच्छी खासी थी। 2 भाइयों के बीच गहरी मोहब्बत कभी नफरत में न बदली, लेकिन इन सब में आग लगाने वाली उनकी बहन मौजूद थी, सितारा देवी।
जो शादी के बाद अपने ससुराल में ना बसी थी, लेकिन अपने गोद लिए बेटे के साथ भाइयों के चौखट पर आकर बैठ गई थी। बड़े भाई राजवीर, उनका भी एक गोद लिया हुआ लड़का जतिन था। बहुत गुस्सैल और हैंडसम। जितना वह खूबसूरत था, उसका दिल उतना ही मुलायम था, और ये उसके रुतबे की वजह से था। वह इंस्पेक्टर था, मुजरिमों के लिए एक खतरनाक इंस्पेक्टर, बॉडी बिल्डर वाला, और माँ की आंखों का तारा भी पिता के लिए एक सर दर्द से कम नहीं था। राजवीर पॉलिटिक्स की दुनिया में अपना एक नाम, एक रुतबा बना चुके थे। ऐसे में उनका गोद लिया हुआ बेटा अक्सर ही उनकी पार्टी के बंदों को हिरासत में ले लेता था, क्योंकि वह इंस्पेक्टर था और किसी तरह का क्राइम वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, फिर चाहे सामने बाप ही क्यों न हो। दोनों में 36 का आंकड़ा चलता रहता था। दूसरी तरफ विक्रम था, जिनकी पत्नी को इस घर से निकाल दिया गया था एक साजिश के तहत, जिसकी वजह थी राजवीर की साली कालिंदी, जिसने रुक्मणी को भी पीछे छोड़ दिया था। वह कंवारी थी, उनके चौखट पर आकर बैठ गई थी। विक्रम, जो वे आज भी अपनी पत्नी के लिए जी रहे थे, भले वह उनकी जिंदगी से जा चुकी थी, 21 साल पहले की बात थी, लेकिन वह आज भी उनके दिल में वैसे ही थी जैसे पहले दिन की तरह थी। वह उनकी जिंदगी थी, पर एक गलतफहमी की वजह से ये रिश्ता तोड़ मरोड़ कर रख दिए गए थे। उन 21 सालों में एक दूसरे से मिलने तक न आई। विक्रम भी फौज में थे, उनकी पोस्टिंग हर जगह होती रहती थी। कालिंदी उनके आसपास साई की तरह चिपकी रहती थी। अभी 1 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग सहारनपुर में हुई थी और वे कालिंदी के साथ वहीं रह रहे थे। कालिंदी से उन्होंने शादी नहीं की थी। वे लौट आए थे जब राजवीर का एक्सीडेंट हुआ, तो भाई की मोहब्बत में सब गमों को भुलाकर वे लौट आए थे। लेकिन हिंदुस्तान आकर भी उन्होंने अपनी पत्नी से बात तक न की। वे तो ये तक नहीं जानते थे कि उनकी एक बेटी भी है। दिल में दर्द के टीसे तो उठती थी, लेकिन वे अपना दर्द छुपाना खूब अच्छी तरह से जानते थे। फिर एक रात उनकी पत्नी ने उनसे बात की। वह जान गई थी कि विक्रम वापस सहारनपुर आ चुके हैं। उन्होंने तो कसम खाई थी कि वे जिंदगी भर अपने पति विक्रम की शक्ल तक नहीं देखेंगी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के लिए उनसे बात करनी पड़ी। और आज टीना अपने पिता के घर आकर रह रही थी। वह यहाँ आने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी माँ से दूर होना पड़ा था। वह बाप को सिर्फ तस्वीर की हद तक ही जानती थी। बाप का प्यार क्या होता है उसे पता नहीं था। और आज एकदम अचानक उसकी माँ ने इतना बड़ा फैसला ले लिया था, खुद से अलग करके उसे उस आदमी के हवाले कर दिया। उसको सिर्फ वह तस्वीर तक ही बाप मानती थी। माँ के उस फैसले के पीछे वजह तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने अपने दिल में एक वादा जरूर किया था कि वे विक्रम को अपना बाप कभी स्वीकार नहीं करेगी और एक दिन वापस अपनी माँ के पास लौट आएगी। अब ये वक्त ने तय करना था कि टीना अपने पिता को छोड़कर जाती है या नहीं। सीढ़ियाँ उतरता वह नीचे आ रहा था। कोई और नहीं, इंस्पेक्टर जतिन था। उसे देखकर जीने वाली कोमल देवी और वह माँ का लाडला बेटा उस वक्त माँ का माथा चूम रहा था। कोमल देवी के कजन का लड़का था। उसकी कजन जतिन को जन्म देते ही मर गई थी। उसके बाद कोमल देवी ने उसे गोद ले लिया था। जब से ही वह उसे आंखों का तारा समझती थी, जबकि बाप का बस पैर छूकर वह आशीर्वाद लिया करता था। राजवीर ने भी एक उचटती निगाह अपने जवान बेटे पर डाली। 24 साल का जवान बेटा उनका खून गरमाने के लिए काफ़ी था। भले वो पॉलिटिक्स की वजह से बाप से उखड़ा उखड़ा रहता था, लेकिन बाप के लिए तो वह उनके जीने की वजह था। राजवीर की जान उसमें बसती थी, अपनी पत्नी और बेटे में। विक्रम ने नाश्ते की टेबल पर बैठे सबको प्रणाम किया। उनकी बहन सितारा देवी ने भाइयों की नज़र उतारी तो पास बैठी कालिंदी खुशी से झूम उठी थी। वह तो विक्रम को देख देख कर ही जीती थी। कालिंदी ने विक्रम के लिए पूरी जवानी बिता दी, लेकिन विक्रम ने उनसे शादी नहीं की थी। अपनी पत्नी रुक्मणी देवी से कभी गद्दारी नहीं करना चाहते थे। रुक्मणी देवी चाहती थी कि कालिंदी यहाँ से चली जाए। खुद कोमल देवी ने भी अपनी बहन कालिंदी को यहाँ से भेजने का इतना उपाय किया, लेकिन वह यहाँ से नहीं गई। कल मेरी पार्टी के एक आदमी को पकड़ा है तुमने। राजवीर की बात पर सभी चौंके थे, सिवाय जतिन के। उसे छोड़ दो, राजवीर ने कहा तो जतिन ने नाश्ते से हाथ खींचते बाप की तरफ चुभती हुई नज़रों से देखा। उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है, रिश्वतखोरी के मामले में अंदर हुए हैं, मुश्किल है। जतिन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ये तुम्हारा बाप कह रहा है, फिर क्यों मुश्किल है। अब की बार राजवीर को गुस्सा आने लगा था। क्यों आपकी, मैं क्यों सुनूं? मैं कानून की नौकरी करता हूँ, आपकी नहीं। दोनों बाप बेटा आमने सामने हुए थे। कोमल देवी फिर अपना सर पकड़कर रह गई थी। अक्सर हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद ये बहस छिड़ ही जाया करती थी। सभी को इसकी आदत हो गई थी। नमस्ते। अचानक से एक ऐसी आवाज़ पर सभी चौंके थे। दरवाजे से इंटर होकर खड़ी हुई उस नाजुक सी लड़की को देखा। विक्रम के तो चेहरे पर रंग खिल गए थे। अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जबकि बाकी सबकी आंखों में हैरानी और सवाल थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि विक्रम ने अपनी बेटी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे पहले कि कोई और टोकता, विक्रम ने आगे बढ़कर तीनों को गले से लगा लिया था
उनकी आंखों में आंसू थे। चश्मा उतारते दूसरे हाथ में थामे वे उस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में लेकर आगे बढ़े, अपने बड़े भाई राजवीर की तरफ बढ़े। भाई साहब, ये मेरी बेटी है टीना। उनकी बात सुनते ही सभी हैरानी में पड़ गए थे। आज 21 साल के बाद वे लड़की को सबके सामने किए अपनी बेटी के हैसियत पर सबसे मिलवा रहे थे। टीना ने बिल्कुल चुप नज़रों के साथ सबको देखा। किसी के चेहरे पर कोई खुशी के असर दिखाई न दिए। रुक्मणी देवी की बेटी है। अचानक से कोमल देवी की मोहब्बत भरी आवाज़ पर टीना ने उन्हें देखा। 3 लोग हैं जो वहाँ पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाले हैं, तुम्हारे बड़े मम्मी पापा और जतिन, लेकिन उन्हीं की बहन से बचकर रहना होगा। यहाँ आग का गोला है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ अचानक कैसे आ गई? सितारा देवी को भी गुस्सा आने लगा था। अगर ये आग का गोला है तो मैं भी बारूद हूँ, उसको घूरते हुए देखते दिल ही दिल में बोली। कोमल देवी ने आगे बढ़कर टीना को गले से लगाया था। वेलकम टू होम बेटा, ये तुम्हारा घर है। मम्मी किधर है? वे नहीं आई? उनके सवाल पर टीना खाली खाली नज़रों से बाप को देख रही थी। नहीं, अभी सिर्फ टीना आई है। विक्रम ने मोहब्बत से बेटी का हाथ थामा। यह अचानक राजवीर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करे। तभी जतिन के मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वह सबको नज़रअंदाज करता बाहर निकल गया। बस अचानक ही ये सब हो गया। भाई साहब, अब टीना यहीं रहेगी। बहुत मन से कहा था राजवीर, ये घर जितना मेरा है उतना ही तुम्हारा है। मुझे कल भी तुम्हारी फैमिली को यहाँ रहने से कोई भी परेशानी नहीं थी और ना ही आज है। खुश रहो। उसके कंधे पर हाथ रखकर और टीना के सर पर प्यार भरा हाथ रखते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। विक्रम, आप पहले बता देते तो मैं टीना का रूम सेट करवा देती। चलिए आप लोग नाश्ता करो, मैं अपनी बेटी का रूम सेट करवा देती हूँ। कोमल देवी बड़े प्यार से कहती उठ खड़ी हुई थी। वैसे छोटे भैया, अचानक ही तुम उसे यहाँ पर ले आए? सितारा देवी ने बड़ी मुंह बनाकर कहा था। मैं खुद आई हूँ यहाँ। टीना के जवाब पर वह सब उसे देखने लगे। यहाँ आकर बैठो टीना। विक्रम ने बेटी को अपने साथ बिठाया और अपने हाथों से नाश्ता करवाया। वह तो समझ रही थी कि बाप उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए इतने साल वह उससे दूर रहे, उसकी खबर तक नहीं ली। लेकिन अब उनको देखकर नहीं लग रहा था जैसे वे तो कब के तरसे हुए थे। टीना बेटा, आपका रूम सेट करवा दिया गया है। ऊपर लेफ्ट साइड में है, सेकंड रूम है। नौकरानी ने सामान रखवा दिया है। बेटा, जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो बिना झिझक बोल देना। ये आपका अपना घर है। कोमल देवी वहाँ आते प्यार से टीना को कहा। टीना जो अब सिर्फ मुस्कुरा सकी थी, तो वो माँ से अलग होने का गम नहीं भूल पाई थी कि उनकी मोहब्बतों को क्या समझ पाती। उनके बताए गए रूम में आते हुए अपना बैग एक तरफ रखती, मोबाइल पर अपनी माँ को कॉल मिला रही थी। कॉल जा रही थी लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। टीना बुरी तरह से दुखी हो रही थी। एक तो वह माँ का हुक्म मानते ही यहाँ आ गई थी, अब उन्होंने बात भी खत्म कर दी थी। उठती वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई, लेकिन अपने कपड़े लेना ही भूल गई थी। इधर जतिन आधे रास्ते तक पहुंचा था कि उसे कॉल आने लगी। जो फाइल उसे चाहिए थी वे घर पर छोड़ाया था। अब फिर से गाड़ी को वापस मोड़ रहा था और गुस्से में था। गाड़ी गेट से बाहर रोकता वह गेट पर खड़े चौकीदार को कुछ समझा रहा था। सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। रूम का दरवाजा खोला, अपना मोबाइल दराज के ऊपर रखा, अपना कबाड़ खोलता ताकि उसमें से फाइल निकाल ले। अभी उसे वहां खड़े कुछ ही मिनट हुए थे कि अपना दरवाजा बंद करता अपने दाईं तरफ मुड़ा कि वहीं बिल्कुल सुन खड़ा रह गया। वह कमसिन लड़की अपने आप को टॉवल में लपेटे दूसरे छोटे टॉवल से अपने बालों को लपेटते हुए बाथरूम से बाहर निकली थी। चेहरे पर आवाज ही गायब थी। वह अपने बालों के साथ उलझी हुई थी, जबकि जतिन उसे सर से पैर तक बेकाबू देखता चला गया। लेकिन अगले ही पल टीना की नजरें उस पर पड़ी तो वह वहीं अपनी जगह बिल्कुल जम सी गई थी। उसी पल जतिन ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह हद से ज्यादा परेशान बिना कंट्रोल के बोला। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? शर्म नहीं आती यूं मुंह उठाकर किसी के कमरे में घुसते? वह भी गुस्से में आग बबूला होती। वह बिना सोचे समझे उसको सुना पड़ी थी। अभी भी उसे ये एहसास नहीं था वह सिर्फ एक टॉवल में वहाँ मौजूद है, बस उसे लड़ना था और वह लड़ रही थी। ये तुम्हारा रूम किसने कहा? जतिन को भी गुस्से ने घेर लिया था। वह गुस्से से उसकी तरफ पलटने लगा, लेकिन फिर उसकी हालत देखकर वापस उन्हीं कदमों से उल्टा अपना मुंह फेर लिया। जाओ जाओ जल्दी कपड़े पहनो। और जल्दी इस बार गुस्से से बोला था। मुझे बड़ी माँ ने ये रूम दिया था और आप यहाँ घुस आए हैं। वह जल्दी से बोल पड़ी थी। टीना का दिमाग भी घूम गया था। माँ ने? वह उलझा और दरवाजे की तरफ बढ़ते फिर से रुका। ड्रेसिंग रूम में जाओ। इस बार वह गुस्से में आया था। क्या करूं जाकर? मेरे कपड़े मेरे बैग में हैं और वे वहाँ हैं। जतिन के पास होती, थोड़ा दूरी पर एक काले रंग का बैग देखती, उसे समझी उसका बैग है, जबकि उसका बैग तो यहाँ था ही नहीं। वह उस बैग को लेने आगे बढ़ी थी। उसी पल जतिन भी गुस्से से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दोनों बुरी तरह से एक दूसरे से टकराए कि जतिन खुद को संभालते संभालते भी उसके ऊपर जा गिरा।
उससे पहले कि टीना का सर दीवार से लगता, जतिन ने अपनी हथेली उसके सर के नीचे रखते उसका सर दीवार के साथ टकराने से बचाया था। उसके ऊपर गिरा, उसे देखते चला गया। वह क्यों इतना फिसल रहा था? पहली बार यूं किसी इतनी खूबसूरत नौजवान लड़की से टकराया था, इतने करीब से उसे देख रहा था। अपनी 24 साल की जिंदगी में आज तक उसने बहुत सी लड़कियां उसके आसपास मंडराई थी। कई लड़कियों का तो वह क्रश भी था, लेकिन उसका मकसद अपने देश की सेवा करना था और अपने देश के दुश्मनों का खात्मा और सजा देना था। ओके, ये क्या मुसीबत है? पीछे हटो, पूरे जोर से बोला। मेरा सांस बंद हो जाएगा। टीना ने गुस्सा किया तो होश में आता थोड़ा सा ऊपर हुआ, नजर भटक कर उसके सरकते टावल पर जा ठहरी। उसके छाती पर मौजूद 2 काले तिल जरा सी झलक देखते जतिन को पागल कर रहे थे। जतिन का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। सामने लड़की सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ थी या बन रही थी? कैसे अपने जिस्म को वो उसे दिखा रही थी? क्या उसे होश नहीं था? दूर हटो, वो फिर से चिल्लाई और उसको दूर करने के चक्कर में वो बुरी तरह से उसके हाथों को टच कर रही थी कि उसका टावल और ज्यादा सरकता नीचे हुआ था। यही जतिन की बस हो गई थी। वह अपने दिल को संभालता जल्दी पीछे हटा, फाइल उठाता, दराज के ऊपर से अपना मोबाइल लिए वह कमरे का दरवाजा खोलते जल्दी बाहर निकलता, जोर से दरवाजा बंद कर गया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली और मजबूत बॉडी बिल्डर हैंडसम आदमी था। कोई भी लड़की उसे आज तक ढेर नहीं कर सकी थी, लेकिन उस छोटी सी लड़की में इतनी ताकत थी। वह मजबूत नौजवान की बोलती बंद कर गई थी। जतिन के दिमाग की फ्यूज उड़ा गई थी। अपने घने बालों में हाथ फेरता हुआ घर से ही चला गया, क्योंकि फिलहाल उसका पुलिस स्टेशन जाना बहुत जरूरी था। शाम को घर आकर अपनी माँ से बात करने वाला था। वह बहुत गुस्से में बोला था, देखो तो कैसे मुंह उठाकर अंदर चला आया और फिर मेरे ऊपर गिर गया। भगवान, मेरी कमर तो टूट गई। टीना अपनी कमर पर हाथ रखे हुए जैसे ही खड़ी हुई, उसका टावल उसके जिस्म से सरककर नीचे गिरा था। उसका दिल धक से रह गया। उसे अब होश आया था। वह उस आदमी के सामने टावल में थी, मतलब उसने मुझे इस हुलिये में देख लिया था। हे भगवान, बेशरम इंसान! वह बजाय अपनी गलती मानने को जतिन को ही बुरा भला कहने लगी थी। इधर रुक्मणी देवी से उसका बहनोई बहुत गुस्सा था। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने उसको यहाँ से भिजवा दिया, लेकिन क्यों? शाम को लक्ष्मण वापस घर आया तो रुक्मणी देवी से बात किया। उसे जैसे ही मीरा से पता चला कि रुक्मणी देवी ने अपनी बेटी को उसके बाप के घर भिजवा दिया है, वह तो जैसे पागल होने को आया था और वह खड़ा रुक्मणी से सवाल जवाब कर रहा था। लक्ष्मण, वो मेरी बेटी है। मुझे अच्छे से पता है मैंने उसके लिए क्या फैसला किया है और क्या नहीं, और अपनी बेटी के मामले में मैं किसी को भी जवाब नहीं दूंगी। रुक्मणी देवी ने साफ शब्दों में उसे सुना दिए। लेकिन दीदी, आप जानती हैं ना, 21 साल तक उस आदमी ने आपकी शक्ल तक नहीं देखी, अपनी बेटी से मिला भी नहीं, और आपने उस आदमी के हवाले अपनी बेटी कर दी। कैसे भरोसा कर लिया आपने उस पर? अपनी नज़रों से झूठ बोलते हुए आपके दिल को कुछ हुआ नहीं? न जाने लक्ष्मण को किस बात पर गुस्सा आ रहा था। लक्ष्मण वह उसका बाप है और बाप पर भरोसा करने के लिए किसी सबूत या किसी वजह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और प्लीज़ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान दो। टीना के लिए सोचने के लिए उसकी माँ अभी जिंदा है, लेकिन एक बात याद रखो, आपने बहुत गलत किया है। आने वाले टाइम में आप पछताओगी। वह उन्हें मुंह बनाकर कहता पलटने लगा, ये भी मेरी समस्या है, तुम इस समस्या में ना पड़ो तो ही अच्छा होगा। वह भी उसे जाते जाते सुना गई थी, बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा। दीदी को सोचना चाहिए था, वे उनकी बेटी थी और इसी तरह चुप से उस आदमी के हवाले कराई। न जाने वहाँ किस हाल में होगी। कोई एड्रेस वगैरह है मीरा तुम्हारे पास उसका? बहुत फिक्र भरे अंदाज में लक्ष्मण ने अपनी पत्नी मीरा से पूछा। नहीं लक्ष्मण, कोई एड्रेस नहीं। कोई यहाँ से उसे छोड़ने तो गया नहीं, उसे खुद गाड़ी लेने आई थी और वे चली गई। मीरा ने अपनी बेटी चंचल को सुलाते हुए कहा, जबकि लक्ष्मण के चेहरे पर अब बहुत ज्यादा परेशानी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह क्यों था मीरा नहीं समझ पाई थी, पर शायद रुक्मणी देवी बहुत अच्छे से समझ गई थी। रात को खाने के टेबल पर वह सबके साथ मिलकर खाना खा रही थी कि उसी वक्त जतिन घर में दाखिल हुआ था। उसे देखते टीना ने अपना सर बिल्कुल प्लेट के अंदर झुका लिया था। जो कुछ सुबह हुआ था उसके साथ अपना किस्सा याद आ गया था तो अपना निचला होंठ दांतों तले दबा गई थी। इतना हैंडसम और जवान आदमी था, उसके इस तरह करीब हुआ था। वह उस वक्त गुस्से में थी, उसे तब एहसास ना हुआ, पर अब बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। न जाने उसने क्या क्या देखा होगा मेरा। वह अजीब सी लड़की अजीब से सोचों में पड़ी हुई थी और अब बिल्कुल उस पर निगाह नहीं डाल रही थी। बेटा, आज काफ़ी देर लगा दी आने में। कोमल देवी ने जतिन को खाने की टेबल पर खाना बढ़ाते हुए कहा। मम्मी प्लीज़, फ्रेश होना चाहता हूँ, आप सब बस भोजन करें। मम्मी प्लीज़, आप मेरी बात सुनिए। वह वहाँ से उठा, अपनी माँ को आवाज़ देता अपनी तरफ बुलाया था। सबके सामने कमरे की बात करना उसे अच्छा नहीं लगा,
इसलिए अलग बुलाकर वो पूछने लगा, जिस पर उन्होंने क्लियर किया कि वे टीना गलती से उसके रूम में चली गई थी। फिलहाल अब वो आराम से अपने रूम में जा सकता है। टीना अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी। वह धन्यवाद करता, भगवान का नाम लेता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। वहां जाते उसे फिर से सुबह वाले सारे सीन याद आ गए थे। आंखें नीचे वो बिस्तर पर अपनी बाहें फैलाए लेटा था कि उसका वह खूबसूरत फिगर आंखों में घूम गया था। उसके दिल ने एक बीट मिस की। उफ, ये लड़की। वह आंखें खोल गया। अभी उसे आए 24 घंटे भी नहीं हुए थे और वो मेरे होश हवास पर छाने लगी है। वह जल्दी उठ बैठा। तभी किसी के आने की आहट हुई। जतिन अपनी जगह से उठ खड़ा रह गया। उसी वक्त वह एक नॉर्मल ड्रेस में थी। अच्छे से दुपट्टा सर पर रखा था। जतिन की आंखों से सुबह वाला मंजर चिपक ही गया था। वो मुझे आपसे सॉरी बोलना था। सुबह गलती से आपके रूम में आ गई थी। मुझे पता नहीं था। इस वक्त सुबह से बिल्कुल अलग लग रही थी। चलो कोई बात नहीं, ख़त्म करो उस बात को। प्लीज़ एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कमरा अपना हो या पराया, हमेशा लॉक लगाकर रखना चाहिए। वह उसे नॉर्मल अंदाज में समझाया था। उसे कितना अपना सा लगा। टीना की आंखें नम हो गई। इधर राजवीर भाई, ये मेरे दिल की इच्छा थी कि टीना और जतिन का रिश्ता हो जाए। इस वक्त विक्रम राजवीर के पास बैठे अपनी बेटी के लिए बात कर रहे थे। टीना को यहाँ आए हुए कुछ ही महीने हुए थे और अब यहाँ के माहौल के हिसाब से उसमें ही रस बस गई थी। खुद को उसने इस माहौल के हिसाब में ढाल लिया था। अब वो चाहते थे कि जतिन और टीना का रिश्ता भी हो जाए। राजवीर सोच में पड़ गए थे क्योंकि वह कोई भी फैसला जतिन की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते थे। वह अपनी जिंदगी के हर फैसले खुद लेने वाला आदमी था, इसलिए उसकी इच्छा जाने बगैर वे अपने भाई को जुबान नहीं दे सके और उसे सोचने का वक्त लेते हुए जतिन से बात करने की हामी भर ली थी। भाई, मैं जानता हूँ जतिन कभी भी मना नहीं करेगा। आप कहें तो मैं उससे बात कर लूँ। विक्रम ने अपने भाई को राय दिया। हाँ, चाहो तो कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। टीना घर की बेटी है, अच्छा है घर में ही रहे। जब रिश्ता घर में मौजूद है तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। विक्रम ने भी उनकी बातों को स्वीकार कर लिया, जबकि ये नहीं जानते थे कि अचानक बैठे बिठाए विक्रम को अपनी बेटी की शादी की क्या फिक्र लगी, क्योंकि अभी तो उसे आए हुए सिर्फ महीना हुआ था। उसने हाल ही में कॉलेज ज्वाइन की थी। उसकी पढ़ाई भी अधूरी थी। शाम के वक्त जतिन के साथ गार्डन में टहलते विक्रम ने उसे टीना की बात की तो वो बुरी तरह से हैरान हुआ, क्योंकि अभी उसकी शादी करने का कोई इरादा भी नहीं था। लेकिन अपने अंकल की बात सुनता वह एक पल को चुप हो गया था। यूं अचानक बैठे बिठाए वह हैरान हुआ। बस समझ लो तुम्हारे अंकल पर एक परीक्षा आन पड़ी है और इस परीक्षा से निकालने वाले तुम ही हो। मेरी बेटी का हाथ थाम कर उसे मजबूत साया देने वाले जतिन तुम ही हो। न जाने वो क्या कह रहे थे, लेकिन इस सब की वजह जतिन को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वह अपने अंकल को मना नहीं कर सका और यूं जतिन और टीना का रिश्ता तय हो गया था और बहुत ही जल्दीबाजी में पंडित जी को बुलाकर उनकी शादी संपन्न करवाई गई थी। वह मासूम आंखों में आंसू लिए घूंघट से ही सबको देखती हिचकियों से रो रही थी। इस सब के पीछे भी उसकी माँ का ही हाथ था। वही चाहती थी कि जतिन और टीना की शादी हो जाए और उसके लिए उन्होंने 21 साल के बाद पहली बार अपने पति से बात करके न सिर्फ अपनी बेटी को उनके हवाले किया बल्कि उससे शादी की बात भी की। 21 साल बाद पत्नी की इच्छा को विक्रम ने रद्द न की। कोई शिकायत नहीं, ना कोई सवाल न जवाब हुए। सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी रुक्मणी का कहा कर दिखाया। विक्रम ने अपने ऊपर ये कर्तव्य समझा और आज वह सब कुछ कर बैठे। शादी भी हो गई। उस शादी में टीना की माँ नहीं थी, इसलिए भी ज़्यादा उदास थी, पर उनकी हाँ उसमें शामिल थी, इसलिए वह चुप से ही कड़वा घूंट भी भर गई थी। शादी होते ही सबने उसे बधाई दी तो विक्रम ने बेटी को सीने से लगा लिए। मेरी माँ को ले आते प्लीज, वह अकेली है। 21 साल से उनका कोई भी दुख बांटने वाला नहीं। मैंने आपकी बात मानी, अब आप मेरी बात मान जाओ। वह बाप के सीने से लगी अपनी इच्छा पिता को सुना गई थी, जबकि सितारा देवी और कालिंदी का मुंह बुरी तरह से खराब हुआ था। कहाँ वह इतने साल से विक्रम का इंतजार कर रही थी और कहाँ वह पहले बेटी को भेज दिया और अब वो माँ को यहाँ लाने की डिमांड कर रही थी। बर्दाश्त से बाहर हो गया था। अब ये समस्या, एक तो तुम्हारी माँ 21 साल पहले मेरे भाई को छोड़कर चली गई और पलट कर देखा तक नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में भी बताना जरूरी नहीं समझा और आज 21 साल के बाद तुम्हारे माथे थोप दिया। अब ऊपर से तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ भी यहाँ आ जाए। सितारा देवी बोली तो बोलती चली गई। दीदी क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं? ये अब मेरी बेटी है, रुक्मणी मेरी पत्नी है। रिश्ता आज भी उतना ही मजबूत है जितना 21 साल पहले था। विक्रम आज पहली बार पत्नी के लिए बोल पड़े थे। वह भाई, मेरा मतलब 21 साल तक पलट कर देखा नहीं, बेवफाई की, इसलिए बोल रही हूँ। पापा, मेरी माँ बेवफा नहीं। अचानक से रोते हुए टीना के होठों से आवाज आई। वे आज भी आपसे प्यार करती हैं और आपके नाम पर ही बैठी हैं।
बस करो, तुम्हें बड़ों की बातों में बोलने की ज़रूरत नहीं। सितारा देवी ने उसे बुरी तरह से डांट दिया। वह बाप के सीने में समा गई। दीदी प्लीज़ बस करो। वह अपना चश्मा ठीक करती चेहरा गुस्से में कर चुकी थी। मुझे तो भैया तुम्हारी भी समझ न आती है। उस औरत को घर लाने की बात हो रही है जिसे अपनी अहंकार इतनी प्यारी है कि वह आज बेटी की शादी में भी शामिल ना हुई। अगर इतना ही उसे तुम्हारी या अपनी बेटी की फिक्र होती तो आज इस शादी में जरूर आती। वह उसकी माँ बनकर शामिल हो जाती। सितारा देवी ने इतनी कड़वी बातें उनको सुनाकर अपना पांव पटकती अंदर चली गई, जबकि सभी के नज़रें बिल्कुल चुप थी और विक्रम पर जा पड़ी थी। मेरी बेटी आपके हवाले है, उसका ख्याल रखना। बहुत मान के साथ अपनी बेटी आपको सौंप रही हूँ और उसके लिए जब भी उसका वर ढूंढे, जतिन से ज़्यादा मुझे कोई भी प्यारा नहीं लगता। वह 8 साल तक मेरी गोद में खेला है, वही मेरा अपना लगता है। जब भी सोचा बेटी के लिए उसी का चुनाव किया। अब हमारी बेटी की शादी होने जा रही है। आज वे चाहती थी कि उसकी माँ भी इस शादी में शामिल हो। आज उनकी दूसरी बार फ़ोन पर बात हुई थी और शादी का सुनकर वह रो पड़ी थी। मेरी प्रार्थना उसके साथ है विक्रम, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। आप कर दें उसकी शादी। वह रोते हुए बोल रही थी। रुक्मणी देवी, क्या 21 साल में भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? जो इस ठाकुर हाउस में आप कदम नहीं रखना चाहती, जबकि बात आपकी बेटी की है, उसी के लिए आज आ जाइए। वह नरम शब्दों में बोले। ऐसी बात नहीं विक्रम, आपको फिलहाल मैं समझा नहीं सकती। आप बस इतना जान ले कि मैं अभी जहाँ हूँ वहाँ से वापस नहीं आ सकती। बस आज मुझ पर एक एहसान कर दो, टीना को सुरक्षित कर दो। रुक्मणी, आखिर तुमको क्या हुआ, मुझे बता दो। आप इस तरह क्यों घबराई हो? कोई बात है तो मुझे बता दो, मैं आपके साथ हूँ। विक्रम ने उन्हें अपना मान सम्मान दिया। वक्त आने पर सब बता दूंगी। जब तक कर सकती हूँ हैंडल करने दो। जब हार जाऊंगी तो आपको ही बताऊंगी। वह गहरी सांस भरते कॉल काट गई थी। टीना के बुलाने पर भी रुक्मणी देवी यहाँ नहीं आई थी। टीना बेटा, थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे दे दो। पापा आप सब ठीक कर दो। वह टीना को अपने सीने से लगाते प्यार से बोल उठे थे। उनकी पत्नी ने उनकी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की थी। वह यहाँ आते ही सबसे घुल मिल गई थी। सबको दिल से इज्जत करती थी। खासकर वह अपनी सासू माँ की बहुत नज़दीक हो गई थी। टीना को उसके घर में वही सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी। बाकी सितारा देवी और कालिंदी तो उसे एक आंख भी नहीं भाती थी, पर वह परवाह भी नहीं करती थी। वह उस वक्त छत पर चक्कर लगाता और साथ में मोबाइल पर बात करता। उसकी नज़र नीचे गार्डन पर जा ठहरी। वहाँ झूले पर बैठी वो दिखाई दी तो उसे देखता मुस्कुरा पड़ा था। जब से शादी हुई थी तब से जतिन के देखने की नज़र ही बदल गई थी। अब पूरे हक से उसे देखता था। खुद पर नज़रों की आहट महसूस करती उसने अपनी पलकें उठाकर ऊपर देखा तो झूला रोक दिया। धड़कन की रफ्तार एकदम बढ़ गई थी। हाथ में थामा मोबाइल बुरी तरह से डर कर काँप रहे थे। अभी वह धड़कते दिल को संभाल नहीं पाई थी कि जतिन उसके सर पर सवार हुआ। कैसी हो? जब से शादी हुई है दिखाई नहीं देती हो और तुम कॉलेज भी नहीं जा रही हो। क्या बात हुई है? वह उसके चेहरे के बदलते तेवर को देखता थोड़ा हैरान होने लगा था। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। उसने अपना मोबाइल पीछे करते छुपाया, लेकिन वह भूल गई कि सामने खड़ा बंदा कोई आम आदमी नहीं, वह इंस्पेक्टर जतिन है। तभी कॉल आने लगी तो वह डर कर जतिन को देखने लगी। किसकी कॉल है? ये अटेंड क्यों नहीं कर रही हो? 2 कदम उसके नज़दीक हुआ। बाद में कर लूँगी, वह नज़रें चुराते बोली। लेकिन जतिन ने उसके हाथ से मोबाइल लेते अपने सामने किया। किसका नंबर है ये? नंबर सेव नहीं था, नाम नहीं लिखा आ रहा था। टीना के माथे पर पसीने के बूंदे साफ दिखाई दे रहे थे। कॉल बंद हो चुकी थी। टीना ने गहरी सांस भरी। लगता है अननोन नंबर है। अभी उसकी बात जुबां पर थी कि कॉल एक बार फिर से आने लगी। जतिन ने एक नज़र टीना को देखते कॉल यस करते स्पीकर पर डाला। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? फ़ोन के दूसरे तरफ कोई आदमी था। टीना के चेहरे का रंग फीका हुआ, आंखें आंसुओं से तर हुई। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अपनी माँ की सही सलामती चाहते हो तो जो कहा है वह करो। तेरे लिए ये मुश्किल नहीं। अब तू उस घर की बहू है, वहाँ रहते ये सब करना तो बहुत आसान होगा तेरे लिए। और अगर तूने मना किया तो फिर अपनी माँ को भूल जाना। उस आदमी की बात सुनते टीना की आंखें आंसुओं से भरने लगी। मेरी माँ को कुछ मत। वह पूरी बात बोल नहीं पाई थी। सामने से आवाज आई, चुप होकर अब मेरी बात सुनो। मैं एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, कल मुझे उस एड्रेस पर आकर मिलो और जो कहा है वो लेकर आना, समझी? कॉल कट हो गया। दोनों के बीच गहरी चुप्पी छाई हुई थी। तभी मैसेज टोन बजी। कौन है ये और क्या डिमांड कर रहा है? जतिन का गुस्सा दबी दबी आवाज पर वह अपने आप को कांपने से ना रोक पाई थी। उसका हाथ थामे अंदर अपने कमरे की तरफ लेकर बढ़ा। यहाँ गार्डन में खड़े होकर कुछ भी बात करना मतलब घर के और लोगों तक फैलने जैसा ही था। कमरे में लाते हुए दरवाजे को लॉक लगाते उसे दरवाजे के साथ चिपकाकर, क्या चाहिए उसे तुमसे? कौन है ये?
वह चेहरे से चेहरा करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते पूछ रहा था। वह एक ब्लू कलर की फाइल है आपके पास, वह उसे मांग रहा है। टीना ने झट से बोल दिया, मेरे पास? जतिन थोड़ा उलझा। टीना ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया। अगर मैंने उसे वो फाइल नहीं दी तो वो मम्मी को मार देगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कौन है वह आदमी? जतिन को गुस्सा आने लगा। उसके सवाल पर वो बिल्कुल अपना होंठ बंद कर गई। कैसे बताती कि वह कौन था? कुछ पूछ रहा हूँ, वह उसको दीवार से चिपकाए पूछ रहा था। ये मेरे मौसा जी हैं, वह डरते डरते बोली। उसके पास होते हुए जतिन के माथे पर बल पड़े और फिर वह 2 कदम पीछे हटा। क्या नाम लिया तुमने? नाम लक्ष्मण है। उसके दोबारा पूछने पर वो अपनी आंसू पोंछती सर हाँ में हिला गई। वह जल्दी अपना मोबाइल निकालता फोन को गैलरी में स्क्रॉल करता एक पिक्चर उसके सामने कर गया। क्या ये आदमी लक्ष्मण है? लक्ष्मण की पिक्चर सामने आते ही टीना के चेहरे पर हैरानी के रंग उभरने लगे थे। यही है? ओहो, ये तुम्हारे मौसा जी हैं? उसने बड़ी आश्चर्य के साथ पूछा। ये मेरी मीरा मौसी के हस्बैंड हैं और ये हमारे साथ ही रहते हैं। 1 साल से अब उन्होंने मेरी माँ को किडनैप कर लिया है। उन्हें ये फाइल चाहिए। आप प्लीज़ मुझे वो फाइल दे दो, मैं अपनी माँ को उनसे छुड़ा लूँगी। अब की बार उसकी बात सुनते जतिन दिल ही दिल में उसे डांटने लगा था। तुम जानती हो जो फाइल मांग रही हो वो कौन सी फाइल है और उसमें क्या है? जतिन ने दांत पीसते हुए पूछा। नहीं, उसमें कई मुजरिमों की पूरी डिटेल है जो इस देश का बड़ा दुश्मन है। स्मगलिंग, बच्चों की खरीद बिक्री, औरतों की खरीद बिक्री, लड़कियों को बेचना, सब कामों की उसमें डिटेल है और सबूत भी। और उन्हीं सबूत पर उसे सजाए मौत हो गई है। वह उसे बारीकी से बताते गुस्से में आ गया। टीना को डर सा लगा। वह फाइल इस देश की अमानत है और तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ को बचाने के लिए उस देश के दुश्मनों को आज़ाद कर दूं। इस फाइल के मिलते ही वो यहाँ से निकल जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। कोई केस नहीं रह पाएगा उस पर और वह कितनी तबाही मचाएगा कोई नहीं जानता। अब हमें उसे पकड़ना होगा। हम आखिरी स्टेप लेने वाले हैं और मुझे नहीं पता था अब वो तुम्हें इस्तेमाल करके बरी होना चाहता है। वो माथा मसलते हुए सरनामे हिलाने लगा। नहीं, आप वो फाइल मत देना, मैं अपनी माँ को खुद छुड़ा लूँगी। आप देश से गद्दारी नहीं करना। मैं अपने देश के लिए तो अपनी माँ की जान भी दे दूँगी। टीना ने बच्चों की तरह जोश में आते कहा तो जतिन को उसकी मासूमियत पर बहुत प्यार आने लगा। डोंट वरी, मैं आंटी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखता बोला। आप उन्हें नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें जरा भी पता लगा कि मैंने आपको सब बता दिया है तो वो मेरी माँ को छोड़ेंगे नहीं। उसकी बात पर जतिन को दुख हुआ। उसकी पत्नी, मतलब इंस्पेक्टर जतिन की पत्नी होते हुए वह किसी गुंडे से डर गई थी। मेरे होते तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, सब देख लूंगा। शायद आपको अपने इंस्पेक्टर पर भरोसा नहीं। वह उसके एकदम करीब हुआ। आप पुलिस वाले हैं, मुझे पता है, आप कर लेंगे, बस माँ को कुछ ना हो। वह जैसे विनती करने पर उतर आई थी। कुछ नहीं होगा। उसकी नाक के साथ नाक रगड़ता प्यार से बोला। वह जो इतनी देर से बोले चली जा रही थी, इससे उसके नज़दीक का ख्याल करते अब उसका यूं करीब आना महसूस हुआ तो दिल धक से रह गया। मुझे यहाँ कुछ हो रहा है। वह अपने पेट पर हाथ रखते बोली तो जतिन मुस्कुरा दिया। तुम्हारी डेट आ गई होगी, मेरी छोटी सी खूबसूरत पत्नी को तंग करने आई होगी। वह उसके होंठों से होंठ रगड़ता गंभीर शब्दों में बोला था। इस तरह परेशान अपसेट थी कि जतिन उसका ध्यान बटाने के लिए उसके इतने नज़दीक होता चला गया और अब तो उसका अपना ध्यान भटक भटक कर उसकी खूबसूरत फिगर पर जा रहा था। अभी क्यों आ गई डेट? वह अपने दिल के तरफ हाथ रखकर इशारा करते बोली। जतिन जरा सा और झुककर उसकी धड़कनों पर अपने होंठ रखते ही वह कांप उठी थी। इंस्पेक्टर, वे कांपते बस इतना कह पाई थी। इंस्पेक्टर की जान का फर्ज है सिर्फ अपने इंस्पेक्टर से डरिए, बाकी अपने सारे डर अपने इंस्पेक्टर को दे दो। वह उसका चेहरा दोनों हाथों में थामे बहुत प्यार से बोला था। उसके हाथ होंठ पर बड़ी नरमी से चलाता चला गया। होंठों से होंठ जोड़े तो दिल की धड़कनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इश्क था। जब वह पल रुक सा गया उसके लिए एक शायरी करता। तुम मुझे मिल गए तो हर मंजर निकलने लगा, कलियों का तबस्सुम भी चमकने लगा, दिल की धड़कनों ने अजीब शोर मचाया, हर पल तेरे इश्क में संवरने लगा हूँ। वह उसके होंठ पर झुकता चला जा रहा था। टीना की सांसें थमने की दर पर आ गई थी। उसने इंस्पेक्टर को कंधों से दबोचते हुए पीछे करना चाहा, लेकिन उसकी हल्की सी आनाकानी भी वो बर्दाश्त न कर सका। उल्टा उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ में लिए दरवाजे के साथ उसको चिपकाते हुए उसकी धड़कनों पर भी कब्जा कर लिया। टीना की सिसकियां उसके होठों में ही दम तोड़ गई थी। वह उसे बेबस करता एकदम पीछे हटा। अगर अभी भी ना जाता तो सारे बंधन आज ही तोड़ देता। जैसे ही वो पीछे हटा टीना लड़खड़ाई थी। जतिन ने उसे थाम लिया। तुम ठीक हो? वह उसकी सांसों को खींचकर उससे ही पूछ रहा था कि तुम ठीक हो। टीना ने गुस्से से उसे देखा। मेरी आधी जान आपने तो निकाल दी है और अब आप ही पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ?
वो बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रही थी। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो उस दिन दिखाऊंगा जब हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी और तुम्हारे वे 2 तिल, उन्हें तो मैं। तिल उसकी बात पकड़ गई। जतिन अपने दांतों तले अपने जीभ को कुचल लिया। आप कौन से तिल की बात कर रहे हैं? वह गहरी सांसों से पूछती, फिर से उसके नज़दीक होती, उसका परीक्षा ले रही थी। कोई नहीं, बस यूं ही कह दिया। वह नजरें चुराता बोला, आपने यहाँ के 2 तिल देखे होंगे। वह अपनी धड़कनों के बीच उंगली रखती, अपना नीचे वाला होंठ बाहर निकालकर बोलती, रो देने को थी। यार, गलती से निगाह पड़ गई थी, अब रोना शुरू न कर देना। अब तो मैं ही तुम्हारा पति बन गया हूँ, तो उसमें कोई समस्या नहीं। सारी चीज तो मैं तुम्हारी देख सकता हूँ, ये तो मेरा हक है। उसे आंखें दिखाता बोला। उस वक्त हक नहीं था। वे आंसू पोंछते बोली, कहा तो वह सब अनजाने में हुआ था, जानबूझकर तो नहीं किया ना। वह उसके करीब होता धीरे से बोला, उसके गालों पर बहते आंसू को पोंछने लगा, लेकिन उसकी सूसू बंद न हुई। अब रोना बंद करोगी, वरना मुझे विदाई के बाद जो करना है वह अभी कर लूंगा। जतिन ने उसके बार बार रोने पर उसे धमकी दी। क्या करोगे विदाई के बाद? अब उसे एक नई फिक्र हो गई। पहले मैं अपने होठ का प्यास बुझाऊंगा, अपने होठों से तुम्हारे पूरे शरीर को चूमूंगा, फिर इश्क में तुम्हें भी फना कर दूंगा। वह प्यार से बोलता उसके गाल पर दांतों से कट लगा गया। उफ इंस्पेक्टर, वह मुंह बनाती बोली, अगर रोना बंद करोगी तो फिर कुछ नहीं कहूंगा। वह मोबाइल पर किसी को कॉल मिलाता उसे मोहब्बत से देखता बोला, हाँ, एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, उस एरिया को चेक करके सील कर दो। मुझे इस बार किसी तरह की कोई शिकायत नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर, सब कुछ अपनी निगरानी में करवाओ, समझे? उसको समझाता उसके तरफ पलटा, जो शीशे के सामने खड़ी अपने गाल पर हाथ रख रही थी। उसे कितनी तेज दांत काटी गई थी। आपको चाकू, छुरियों और गन की जरूरत नहीं, मुजरिम को दांतों से ही पकड़कर मार दोगे। वह बोलती चली जा रही थी। उसके पास जाता, उसकी कमर पर हाथ डालता, उसे अपने सीने से लगा लिया। टीना का दिल एक बार फिर से धड़कने लगा। तुम्हारे इस मौसा के पास सिर्फ तुम्हारी माँ है या कोई और भी है? मेरी मौसी मीरा और उनकी बेटी चंचल, लेकिन उनका मुझे नहीं पता वो किधर है, न उसने बताए। लक्ष्मण तुम्हारे मौसा जी हैं और मीरा तुम्हारी मौसी? बहुत सोच विचार करने के बाद वह पूछने लगा, क्या आप उन्हें जानते हैं? वो बड़ी आश्चर्य से पूछने लगी, हाँ, एक ही कॉलेज में थे हम। वह थोड़ा उदास हुआ था, ना ही अच्छी दोस्त थी ना प्यार था। अचानक जतिन के होठों से निकलने वाले शब्द पर टीना का रंग बदला। वह प्यार करती थी मुझसे, उन्होंने इजहार किया था, लेकिन मेरा उनसे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। अगर मुझे वो पसंद होती तो मुझे कौन रोकने वाला था? और वैसे मुझे अपना भविष्य बनाना था। मेरी मंजिल इंस्पेक्टर बनना था, ना कि मोहब्बत के चक्कर में पड़ना था। उसके माथे पर होंठ रखते प्यार से बोला, जबकि वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर गई। मीरा मौसी ने एक बार माँ से कहा था, उन्हें यूं ही एक लड़का पसंद आया है, पर वह लड़का उनके साथ सीरियस नहीं। और फिर उन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी। उनकी ज़िंदगी में लक्ष्मण आ गया। न जाने कैसे वह उन पर यकीन करती और उनसे शादी की जिद कर बैठी। माँ ने इतना समझाया कि लक्ष्मण मौसा जी उन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर वे नहीं मानी। जिद में आकर उन्होंने एक गलत इंसान का चुनाव कर लिया। टीना की बात पर वह अपना होंठ भींच गया। तुम्हें बताने की वजह यही है कि कल को कोई ऐसी बात निकले तो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। पति और पत्नी एक दूसरे के वस्त्र होते हैं, कोई भी बात एक दूसरे से छुपी नहीं होनी चाहिए। उसका हाथ थामे बोला तो वह हाँ में सिर हिला गई। अब मेरी बात गौर से सुनो। कल तुम जब उसके बताए गए एड्रेस पर जाओगी तो वह उसे अपनी प्लानिंग बताने लगा। वह बहुत चुप से उसे सुनती चली गई। वह इतनी गंभीरता अंदाज में, प्रोफेशनल अंदाज में सारी प्लानिंग समझा रहा था, जरा महसूस नहीं हो रहा था कि वह अभी कुछ देर पहले उसके साथ क्या हरकतें कर रहा था। समझ आ गई सारी बात? वह आखिर में पूछता उसके तरफ देखने लगा। इस सब में अंकल जी को भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि वह एक फौजी हैं, उन्हें सब पता होना चाहिए। वह अपनी शर्ट के बटन को खोलता उठा था। आप शर्ट क्यों उतार रहे हैं? घबराकर बोली, ओ मुझे याद नहीं रहा तुम यहाँ पर हो, जबकि तुमसे बात भी तो कर रहा हूँ। वैसे मैं नहाने जा रहा था, चलोगी मेरे साथ? वह अपनी शर्ट के बटन को खोल चुका था, लेकिन उसने अभी अपने तन से अलग नहीं किया था। क्या बोले जा रहे हैं? वह बुरी तरह से घबराई थी। हाँ, वैसे भी मुझे कोई एतराज नहीं, आ जाओ मिलकर नहा लेते हैं, कंपनी मिलेगी। वह उसे तंग कर रहा था। मुझे नहीं देना आपकी कंपनी, जाइए, वह गुस्से से बोली। तो फिर क्या यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करोगी? वह अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रखता की तरफ बढ़ा। वह उसकी बॉडी बिल्डर जैसा जिस्म देते आंखें फैलाकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वह इतनी स्लिम स्मार्ट बॉडी था। उसकी आंखें फटी की फटी जा रही थी। क्या हुआ, कोई तारीफ करना चाह रही हो तो होठों से कर सकती हो, ताकि मुझे भी आवाज़ सुनाई दे। उसके देखने पर वह उसे देखकर मुस्कुराया था। मैं पागल हूँ? वह नजरें चुरा गई। देख तो ऐसे रही हो जैसे पहले कभी इतनी खूबसूरत बॉडी नहीं देखी।
वह उसके सामने अपने मसल दिखाता, अपनी आईब्रो ऊपर नीचे करता बोला, ये असली है या नकली? वह उसके मसल को देखते शक के मारे पूछ बैठी थी। छू कर देख लो, वह एक आंख दबाता बोला तो दिल के हाथों मजबूर होते अपनी एक उंगली से उसके मोटे उभरे हुए मसल को छूती। वह अपने दिल में गुदगुदी होती हुई महसूस कर रही थी, ये तो बहुत हार्ड है। वह मुस्कुराई, मैं सच में बहुत हार्ड हूँ, जब पास आओगी तो बताऊंगा कितना हार्ड होगा। उसकी कमर पर हाथ डालते उसे अपने सीने से लगा लिया। अब कोई भी शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें देखा था, अब तुम भी मुझे बहुत अच्छे से ताड़ चुकी हो। उसके कान में धीरे से बोलते उसके कान को दांतों से काट गया। उसके पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ा था, जाओ यार, वरना मैं खुद पर और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वह एक बार फिर से उसके होंठ को चूमता वो बेबस हुई। वह जल्दी से कमरे से निकलती बाहर भागी थी, जबकि वह पीछे बस मुस्कुरा कर रह गया था। अब कल के दिन बहुत कुछ होना था। एक मुजरिम पकड़ा जाना था और उसके लिए जतिन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। लक्ष्मण के बताए गए एड्रेस पर पहुंचे थे। एक आम सा होटल था। टीना के हाथ में वो ब्लू रंग की फाइल थी, उसे लिए टेबल नंबर 8 पर जा बैठी थी। लक्ष्मण अभी तक नहीं आया था, जबकि जतिन उस पर पूरा नजर रखे हुए था और अपना मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट कर चुका था कि वह उनके बीच हो रही सारी बातें सुन सके। कुछ देर बीतने के बाद लक्ष्मण वहां अपने चेहरे को मास्क में छुपाए पहुंचता, बिल्कुल टीना के सामने जा बैठा। फाइल उसने हाथ फैलाया, मेरी माँ पहले उन्हें मेरे हवाले करो। टीना की बात पर वो मुस्कुराया था। फाइल दोगी तो मिल जाएगी तुम्हारी माँ, वरना रखो तुम फाइल। और अपनी माँ को वह आईब्रो ऊपर नीचे करता बोला, दे दो उसे फाइल। वह ब्लूटूथ से जतिन की आवाज़ सुनते टीना ने फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी थी। ये लॉक है। उस पर लॉक देखते वो माथे पर बल डाल गया। ये ऐसे ही थी, मुझे उसका लॉक नहीं पता। तुमने फाइल कहा था, मैं ले आई हूँ। आप प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो। टीना की आंखों में आंसू भर आए थे। मैं ये फाइल देखने के बाद डिसाइड करूँगा, क्या पता कौन सी फाइल उठाकर ले आई हो। वह गुस्से से बोला, ये वही फाइल है जो तुमने कही थी। टीना ने अपनी बात पर जोर दिया, मेरी बहादुर पत्नी, तुम चुप रहो। जतिन की आवाज़ पर वो बिल्कुल चुप हो गई थी। कल इसी होटल में आकर अपनी माँ को ले जाना। वह अपनी जगह से उठा था। मीरा मौसी और चंचल, उसकी बात पर वह रुका। उनसे तुम्हारा क्या काम? वह मेरी फैमिली है, उनको मेरे साथ ही रहना है। सिर्फ अपनी माँ तक तुम्हें मतलब होना चाहिए, समझी तुम? वह अपने माथे पर बल डाले डांटता बाहर निकल गया। ब्लूटूथ से जतिन ने उसको बताया, तुम बाहर निकलो, सामने एक ब्लैक मर्सिडीज खड़ी है, उसमें जाकर बैठो और ये सब अपने दिमाग से निकाल दो। उसे समझाकर वह तसल्ली भी दे रहा था। मेरी माँ, कुछ नहीं होगा। वो बहुत घबरा रही थी। आई मिस यू मम्मी, वह आंसू बहाते बोली। मेरी बहादुर पत्नी, मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू ना देखूं। चुपचाप घर जाओ और भगवान से अपने पति और अपने पापा की कामयाबी की प्रार्थना करो। वह अपने साथ पैसेंजर सीट पर बैठे विक्रम को देखता बोला, जो आज अपनी पत्नी को पाने के लिए ये सब करने जा रहे थे। भगवान आपको तरक्की दे। वह दिल से प्रार्थना कर रही थी और जतिन की बात पर ध्यान दे रही थी और बाहर निकल गई। लक्ष्मण जैसे ही अपने अड्डे में दाखिल हुआ, उसे 2 आदमियों ने गन पॉइंट पर रोक लिया। वह उसके माथे पर वार किया तो वह दर्द से बिलबिला उठा। उसके हाथ से फाइल छीन ली गई। मेरी पत्नी और बेटी को मेरे हवाले कर दो। अब वह गुस्सा होते बोला, ये फैसला तो तलवार सिंह करेंगे, चल हमारे साथ। वह उसे लिए वापस बाहर निकले और एक गाड़ी में बैठते ही उसे बेहोश कर दिया गया। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन कितनी गाड़ियां उनके पीछे थी और किस तरह उन्हें रोका गया था वे जानते ही नहीं थे। बहुत देर के बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। नीचे उतरते लक्ष्मण को होश आया था। वह उसे अंदर ले गए और यहीं से एक अलग गेम शुरू हुई, जहां रुक्मणी देवी, मीरा, चंचल तलवार सिंह के कब्जे में थे। तलवार सिंह के पास फाइल पहुंचा दी गई। वह आज रात की फ्लाइट से कनाडा निकल रहा था। उसे पकड़ना अब नामुमकिन हो गया था। बस इंस्पेक्टर जतिन को सिर्फ एक क्लू चाहिए था तलवार सिंह तक पहुंचने के लिए, जो उसे टीना के रूप में मिल गया था। अब वो किसी हाल में तलवार सिंह को छोड़ने वाला नहीं था। तलवार सिंह ब्लू फाइल देखता वह बहुत खुश हुआ। मीरा और चंचल, रुक्मणी देवी वहीं थे उसके कब्जे में, और जो फाइल तलवार सिंह को मिली थी उसे खोलना भी था। उस पर कोड लगा हुआ था और वे कोड तो खुद लक्ष्मण भी नहीं जानता था। तलवार सिंह तो जैसे पागल होने को था। उसका कोड पूछता उसने लक्ष्मण के मुंह पर मुक्का बरसाया तो वह बहुत दूर जाकर गिरा। मैं तेरी जान ले लूंगा, बल्कि तेरी नहीं, तेरी बीवी बच्चे और तेरी बूढ़ी साली की। तलवार सिंह पागल हुआ था। नहीं तलवार सिंह, मेरी बेटी को कुछ मत करना। तुमने फाइल कहा था, वो मैं ले आया हूँ। अब मेरी बच्ची और मेरी पत्नी को छोड़ दो। चल छोड़ दिया, लेकर आओ इसकी पत्नी और बेटी को। पर ये तेरी साली का क्या? तलवार सिंह भवें उचकाते पूछा। तभी तलवार सिंह के 2 आदमी मीरा और चंचल को ले आए। मीरा की बाहों में चंचल थी। वह नफरत और गुस्से से पति को देखती रही, जिसकी वजह से वह आज इस जगह पहुंच गई थी।
उन्हें मेरे हवाले कर दो, तलवार सिंह ने कहा तो लक्ष्मण अपने बेटी को अपने सीने से लगाए रो रहा था। मिल जाएगी, फिक्र ना कर, पहले मुझे इसकी कीमत पर इस फाइल का कोड चाहिए। फिर से दोहराया, मैं नहीं जानता उसका कोड, नहीं खुलता तो लॉक तोड़ दो, लेकिन मुझे मेरी फैमिली दे दो। वह हाथ जोड़ गया। अरे हाँ, ये आइडिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। वे पढ़े लिखे हो ना लक्ष्मण, आज तुझे तेरा पढ़ा लिखा होना बचा लिया। वह पिस्तौल से लॉक को तोड़ रहे थे। आखिर उसमें मेरी आज़ादी का रास्ता है। अंदर वे लोग लॉक तोड़ खेल रहे थे, जबकि बाहर इंस्पेक्टर आंधी तूफान की तरह सब कुछ बहाकर साथ ले जा रहा था। बाहर का सारा एरिया हिरासत में ले चुके थे। पुलिस की भारी तादाद वहां मौजूद थी। अब सिर्फ अंदर के एरिया में वे लोग थे। जतिन, ध्यान से, अंदर मेरी पत्नी भी है, विक्रम ने तड़प कर कहा। फिक्र ना करे, जान पर खेलकर उन्हें भी बचाकर लाऊंगा, वह उन्हें तसल्ली देता। अपने टीम के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि विक्रम एक फौजी भी थे, लेकिन वे बूढ़े हो चुके थे। जतिन ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। वहां तक जतिन उन्हें अपने बलबूते पर लाया था। इससे पहले कि लॉक तोड़ा जाता, उन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उस अचानक अफरा तफरी के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तलवार सिंह तो बड़ी आश्चर्य से जतिन को देखता चला गया। क्या हुआ? नहीं खुल रहा? लॉक खुलेगा भी नहीं और ना ही टूटेगा। जतिन उसके करीब आता उसे एक जोरदार मुक्का मार गया। तुझे क्या लगा कि तू ये फाइल हासिल करके इस मुल्क से निकल जाएगा? इतना आसान नहीं एक सच्चे हिंदुस्तानी से खुद को बचा पाना। अब तो सीधा जेल जाएगा। हाँ हाँ, तलवार पागलों की तरह उठकर हंसने लगा। तलवार को पकड़ेगा? चल पकड़, यूं छूट जाऊंगा चुटकी बजाते। वह हंस रहा था। तुझे मैं यूं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा तेरा इनकाउंटर करके, उसके कान के पास बोलता उसे डरा गया, लेकिन अब की बार कुछ न बोल सका। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था। उसके अड्डे को भी अपने कब्जे में ले लिया गया था। मीरा और चंचल तो सामने थी, लेकिन रुक्मणी देवी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रुक्मणी कहाँ है? विक्रम घबराते हुए बोले। डोंट वरी, मैं देखता हूँ। जतिन ने उनके अड्डे के सब कमरों को छान मारा, लेकिन रुक्मणी कहीं भी नहीं मिली। जतिन, वो शायद नीचे तहखाने में है। अचानक से मीरा ने जतिन का हाथ थामे कहा। वह बिना देरी किए नीचे गया, जहाँ रुक्मणी रस्सियों में जकड़ी मिली थी। उसने धन्यवाद कहा और भगवान का नाम लिया। जतिन उन्हें बाहर लाया तो सामने ही उनके पति विक्रम रुक्मणी देवी के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। दोनों ही दिल की धड़कनों को संभाले एक दूसरे को देख रहे थे, ऐसे जैसे अपनी जान को इतने करीब से देख रहे थे। रुक्मणी के कदम थम गए। आज वह मुश्किल में पड़ी थी। 21 साल के बाद भी उस आदमी ने उनका साथ ना छोड़ा, जिनको वह सिर्फ एक बात पर छोड़ाई थी कि वो बेवफा हो गए, पर उन्होंने वफा तो निभाई थी। उन्होंने आज तक कालिंदी से शादी नहीं की थी। वह अपनी पत्नी को इस हद तक चाहते थे, पर कालिंदी की वजह से वह उनसे दूर हो गए थे। कालिंदी ने विक्रम को कॉलेज के दिनों में ही प्रपोज किया था, लेकिन विक्रम ने अपने कैरियर के चक्कर में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने वाले थे, इसलिए फौज में चले गए और वहां से लौटे तो उनकी शादी उनके पिता ने रुक्मणी देवी से तय कर दी थी और उन्होंने अपने पिता को मान सम्मान देते हुए रुक्मणी देवी से शादी की। लेकिन जब ये बात कालिंदी तक पहुंची तो वह पागल हो गई और बिन शादी किए ही उनके घर में आकर बैठ गई और तब से ही इन दोनों के बीच में दरार आ गई। कालिंदी किसी भी हद तक जाकर विक्रम को पाना चाहती थी, लेकिन सारे घर वाले रुक्मणी देवी के तरफ से थे। बस विक्रम की बहन सितारा देवी नहीं चाहती थी कि रुक्मणी देवी इस घर में रहे, क्योंकि रुक्मणी देवी की एक छोटी बहन थी जिसकी जिम्मेदारी रुक्मणी देवी के पिता ने रुक्मणी के सर पर दे दी थी और इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। रुक्मणी देवी की बहन मीरा बहुत छोटी थी, उनकी बेटी से सिर्फ 3 साल की बड़ी थी और वे उसकी जिम्मेदारी के लिए अपने मायके में रह रही थी और ये सितारा देवी नहीं चाहती थी कि रुक्मणी देवी अपने मायके में रहे। तभी से उनके बीच अनबन शुरू हुई। आज अपने पत्नी को सही सलामत देखते उनके दिल को सुकून आया था। रुक्मणी ने हाँ में सिर हिलाया। बस अब बहुत हो गया, अब आपको मैं अकेला रहने नहीं दे सकता। आप मेरे साथ चल रही हैं अपने घर। वह रुक्मणी को सीने से लगाते अपना फैसला सुना गए थे। मैं नहीं जा सकती, मेरी बहन है, उसकी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। बस रुक्मणी, आज से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, एक बार भरोसा करके देख लो। वह उनके आंसू पोंछती मोहब्बत से बोले तो वह सर झुका गई। अब तो उनमें लड़ने की भी ताकत ना रही, बस चाहती थी कि अब उन्हें विक्रम समेट ले। बहुत दर्द और तकलीफ सहे थे उन्होंने अपने पति के बिना, अब और ज्यादा सहती तो मर जाती। लक्ष्मण को भी पुलिस के हिरासत में दे दिया गया था। इस वक्त उन सबका मुंह ठाकुर हाउस के तरफ था। माँ को देखकर टीना तो जी उठी थी। मम्मी में बहुत डर गई थी। वो माँ की गोद में सर रख के बैठी अपने आंसू पोंछती बोली। ठाकुर हाउस में सबसे अच्छे से उनसे कोमल देवी मिली थी, जबकि सितारा देवी और कालिंदी ने उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लिया था। बच्ची, डर तो मैं खुद भी गई थी जब लक्ष्मण की सच्चाई पता चली।
मैंने सबसे पहले तुम्हें वहाँ से निकालना चाहा। वह आदमी भरोसे के काबिल नहीं था, आपको मेरे साथ आना चाहिए था, माँ और गम में होती बोली। टीना, तुम्हारी मौसी और उसकी बेटी चंचल तो मेरी जिम्मेदारी थी ना, उन्हें कैसे अकेला छोड़ देती। और देखो, मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं। जैसे मैं अपनी बहन के काम आई, वैसे तुम्हारे पापा उनके सब अपने काम आ गए। वह उसे समझा रही थी। सही कह रही हैं, अपना वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आ जाए। वह उनके गले लगकर गुड नाइट कहती बाहर आई तो नज़र भटककर गार्डन में चली गई, जहाँ जतिन और मीरा एक साथ खड़े थे। वो बेकाबू होती उनके तरफ बढ़ गई। थैंक यू जतिन, आज तुम न होते तो न जाने क्या हो जाता। मीरा ने जतिन की कलाई बड़े प्यार से पकड़ रखा था। तभी जतिन की नज़र टीना पर जा ठहरी थी, जो उल्टे कदमों से वापस आ रही थी। मेरी बहादुर पत्नी, उसके तरफ मुड़ा। मीरा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह मैं बाद में आती हूँ। टीना जबरदस्ती मुस्कुराई, जबकि वह अपने दिल की हालत बता न सकी। जब उन्हें एक साथ खड़े देखा, मेरी दिलेर पत्नी, यहाँ आओ मेरे पास। जतिन ने नरमी से उसे बुलाया तो वह एक नज़र मीरा को देखती जतिन के पास जा खड़ी हुई। जतिन ने उसका हाथ थामे अपने करीब किया और उसकी नाक के साथ नाक रगड़कर मीरा के सामने ही। टीना को थोड़ा सा अजीब सा लगा, लेकिन जतिन ही क्या, जो बाज आ जाए। तुम मेरी बहादुर पत्नी हो, मतलब मेरे दिल की हीरा। तुम्हें हमेशा मेरे पास होना चाहिए और इस दिल के करीब। उसका हाथ अपने दिल के पास रखता बोला। उसका ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ कर गया। टीना के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ। मीरा उन्हें एक दूसरे में गुम देखती वहां से चली आई, जबकि आज पहली बार कालिंदी की जिंदगी वीरान होती हुई लगी। जिस आदमी के लिए उसने सारी जिंदगी कुंवारेपन में झेला, अपनी दुनिया नहीं बसाई, वह आदमी आज भी उसके किस्मत में नहीं था। ऊपर आसमान के तरफ देखती, वह कब के रुके आंसू बहा रही थी, और उसका हाथ थामने वाला कोई नहीं था। जब भगवान किस्मत पर जोर देता है तो इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। ये बात देर से सही, आज कालिंदी को समझ आ गई थी। और कुछ लोग होते हैं सितारा देवी जैसे, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन उनकी आदत कभी नहीं। और ऐसा बंदा हर घर में मौजूद होता है। मीरा ने एक गलत बंदे का चुनाव करके अपने लिए कांटों भरी जिंदगी चुन लिया था, जबकि टीना और जतिन के इश्क की दास्तां तो पूरे घर में परवान चढ़ी थी। इंस्पेक्टर को हंसना सिखा दिया था। वह मोहब्बत के मामले में बहुत गंभीर था। के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। तबीयत कैसी है आपकी? विक्रम रुकमणी के पास बैठते मोहब्बत और फिक्र से पूछने लगे। दवाई खाकर बैठी थी, थक गई हूँ विक्रम, अब बस कुछ देर सोना है। वह उनके कंधे पर सर रखकर सो गई। विक्रम ने उनके माथे पर प्यार से किस किया। जहाँ सच्चा प्यार हो वहाँ शिकायत नहीं की जाती, बस दिल से माफ़ कर दी जाती है। उन्होंने भी अपने रिश्ते को एक और मौका देते कदम आगे बढ़ा दिए थे और भगवान की दासी बनकर भगवान की प्रेयर करने लगी थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।